कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस श्रृंखला में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस अंक में हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली घराने के एक मशहूर सितार वादक उस्ताद सईद खान साहब से। और मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। 15 अगस्त 1955 में जन्मे उस्ताद सईद खान दिल्ली घराने के एक जाने माने मशहूर सितार नवाज हैं। आप उस्ताद ज़फ़र अहमद खान के सीनियर डिसाइपल रहे हैं और साथ ही अपने वालिद उस्ताद वहीद खान से भी गायन की शिक्षा प्राप्त की है। सितार के अलावा उस्ताद सईद खान ने गाने में भी किराना घराने के उस्ताद फैयाज़ अहमद खान और नियाज़ अहमद खान से शिक्षा प्राप्त की है। इसी वजह से आपके वादन में ख्याल गायकी का रंग साफ दिखाई देता है। महज 8 साल की छोटी उम्र से ही उस्ताद सईद खान ने स्टेज प्रोग्राम देने शुरू कर दिए। ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड प्राप्त आर्टिस्ट आप अपनी सितार पर तेज थिरकती उंगलियों के काम के लिए भी जाने जाते हैं। देश विदेश में आपने सैकड़ों प्रोग्राम पेश किए हैं और वाहवाही लूटी है। इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स में आपको लगातार कई वर्ष से जजमेंट के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। उस्ताद सईद खान को कई इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया है, जैसे सुरमणि, सुरसिंगार, संस्कृति अवार्ड, नायका नेशनल अवार्ड। आपको ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन की तरफ से 1975 में फर्स्ट प्राइज से भी सुशोभित किया गया। उस्ताद सईद खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आईने के इस श्रृंखला के अंदर। बहुत खैर मकदम करते हैं उस्ताद साहब। जी जी उस्ताद जी। अच्छा, पूरा खानदान है, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल सबका। हाँ, मैं पहले आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ प्लीज। तो मैं अपनी फैमिली को आप इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जी ये मेरी बेटी है ज़ेबा खान, इसका नाम है। जी जी नमस्कार। और ये उनकी बेटी है, मेरी मतलब ग्रैंड डॉटर जी मेरी। और ये उनसे छोटी लड़की है इनकी। अच्छा। ये मेरी मिसेज है जी 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 नमस्कार। जी जी जी। और ये मेरी बहू है जी। इनका भी नाम ज़ेबा खान है। अरे वाह। ये है ना, ये इत्तिफाक है। ये मेरी सबसे छोटी लड़की अजीबा। जी और जी। अदनान खान को तो आप जानते ही हैं। जी। और ये मेरा ग्रैंड सन, मेरा ग्रैंड सन ही बहुत शैतान है। वाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को नटखट होना चाहिए और बड़ा अच्छी बात है। उस्ताद जी, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलके। और बोलते आईने के इस अंक में हम सबका स्वागत करते हैं और अपने जितने सामीन हैं सबकी तरफ से आपको मुबारक। बड़े अच्छे सुंदर फैमिली के लिए ये खुदा की नियामत है और बड़ी बरकत है जो इतना खूबसूरत परिवार आपको मिला है। तो आइए उस्ताद जी, हम आपका आज इंटरव्यू हम जो बोलते आईने में कर रहे हैं वो उसकी इब्तिदा हम करते हैं। जी जी। सबसे पहले उस्ताद जी ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपका जो बचपन है वो किस तरीके से बीता और आपकी बचपन की सुनहरी यादें जो कि हर इंसान के एक जो कि उसका रूप होता है शुरू का और अभी आखिर तक जो भी बिताता है जिंदगी, ये यादें उसको कभी छोड़ती। तो बचपन का किस तरीके का माहौल था और किस तरीके से रहे
और शिक्षा जो आपकी संगीत में विशेष जो रुचि पैदा हुई और सितार को लेकर, जी तो ये किस तरीके से ये सब आलम शुरू हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिएगा। देखिए, मेरा बचपन सहारनपुर यूपी, एक यूपी में एक जगह है सहारनपुर, सहारनपुर, अच्छा। तो वहाँ, हाँ, वहाँ मेरा बचपन बहुत ज़्यादा बीता है। तो वो खेल कूद का भी टाइम था हमारा, और बचपन का भी टाइम था, लेकिन मुझे म्यूजिक से कुछ कुदरती बहुत लगाव था। मान लीजिए कि ये गॉड गिफ्ट कहिए या अल्लाह की एक मेहरबानी समझिए हम्म, कि एक बच्चे को, जो मतलब आज का जैसे बच्चा है और जी, उसका 50 साल पुराना म्यूजिक अच्छा लग रहा है, तो ये एक बड़ी बात अपने अंदर होती थी। तो हमारा भी जिस टाइम बचपन था, तो हम देखा करते थे, सुना करते थे। उस वक्त जो पुराने सॉन्ग होते थे फिल्म के, बड़ा अच्छा लगता था, और म्यूजिक से मुझे एक कुदरती बड़ा लगाव रहा। जी, तो मेरे फादर ने फिर मुझे थोड़ा थोड़ा करके पहले गाना शुरू किया। जी, 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 तो पहले गाना शुरू किया, एक मैं गाता रहा थोड़े दिन, फिर दिल्ली आ गए हम। फिर उसके बाद मुझे सितार बड़ा अच्छा लगता था। कई बार फिल्मों में जो सुनता था मैं, अच्छा, वो मुझे उससे बहुत मुझे बहुत इंस्पायर हुआ उस म्यूजिक से, इंस्पिरेशन जो मिली, जो जी, फिल्मों जी, में जी, आता जी, था सितार का। जी, हाँ, वो इंस्पिरेशन मिली। तो उस तरीके से करके मुझे फिर सितार का शौक हुआ। तो जब दिल्ली आ गए हम, तो दिल्ली में मेरे गुरु थे उस्ताद जफर अहमद खान साहब। हम्म, तो फिर मेरे फादर उनके पास लेके गए। तब मेरी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल, 10 साल की इसके बीच में थी, जी, 8-9 साल के अंदर। तो हाँ, वो थोड़ा थोड़ा वो शुरू किया सितार, जी, 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 लेकिन गाना भी उसके साथ साथ बराबर चलता रहा। हम्म, तो बड़ी हेल्प मिली एक हम्म, टाइम में आने के बाद। हम्म, उस गाने से मुझे बहुत हेल्प मिली कि जो जब सितार समझ में आने लगा, हम्म, तो वो गायकी अंग समझ में आने लगा कि गाने में अब कितनी खूबी है जो इसके अंदर हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो जी, ये जी, बचपन हमारा इस तरीके से गुजरा है। जी, और जी, जी, दूसरी चीज ये कि हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे किसी खेलने कूदने में, किसी एंटरटेनमेंट में कभी आने जाने नहीं दिया। बस यही सब कुछ था। उन्होंने कहा कि यही खेल है, यही एंटरटेनमेंट है, यही जिंदगी है, बस इसी को करते रहो। और कभी कभी बस वो अपने साथ कहीं ले जाते थे थोड़ा घुमाने, लेकिन इतनी छूट नहीं होती थी कि जो हम कहीं घूमने चले जाएं या हर वक्त किसी का जिक्र, हर वक्त संगीत का। और हम्म, छोटा था मैं, तो बड़ी बड़ी कंसर्ट में लेके जाते थे मुझे। जी, जैसे उस्ताद विलायत खान साहब की कंसर्ट हुई, उनसे मिलवाया। तो फिर इसी तरीके से उस्ताद अमीर खान साहब, जो बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके कंसर्ट बने बहुत छोटी छोटी, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में हाँ, ये तो मैंने वो खास सुनना आपके शुरू जो, किया। हाँ, उस्ताद जी, ये जो आप बता रहे हैं तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये तो हमारे इतिहास के, जो कि संगीत का जी इतिहास है, उस पे सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। जैसे उस्ताद आमिर खां का नाम लिया आपने, और फिर जी मैंने शायद आपका वो आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, उस्ताद फैयाज अहमद खान, नियाज अहमद खान, इन तमाम लोगों से जी आप जी अपने जी। वालिद के अलावा इन लोगों से भी आपने गायन की विद्या प्राप्त की। हाँ बहुत बड़ी बात है, हाँ। और तभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कि बाज के अंदर जो है, जो बजाते हैं, उस पे जी गायकी अंग जो है, जी उसकी प्रधानता बहुत देखी गई है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत आपने जी बात बताई कि आपने इतने जी बड़े-बड़े लोगों से गायन की विद्या प्राप्त की। तो इससे पहले कि हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएं, इस इंटरव्यू में आगे जाएं, उस्ताद सईद खान साहब, मैं जानना चाहूंगा अपने नाज़रीन के बिहाफ पे कि ये सितार का इन्वेंशन कब से हुआ और सितार कब सबसे पहले देखा गया, और आज तक की तारीख में मुख्तसर में बताइएगा सितार की एक कहानी। जी। देखिए, जो हम लोग जानते हैं और जो हमारी फैमिली से या हमारे बुजुर्गों से हमारे यहाँ सुनते चले हैं, तो सितार जो है
वो हजरत अमीर खुसरो की इन्वेंशन है, अच्छा। सितार भी और तबला भी। जी। तो उन्होंने बहुत म्यूजिक के अंदर बड़ा काम किया। हजरत अमीर खुसरो ने ख्याल, तराना, कव्वाली, ये सब हजरत अमीर खुसरो की इन्वेंशन थी। तो सितार भी उन्होंने बनाया था उस जमाने में, लेकिन पब्लिकली तो वो नहीं गाते बजाते थे, लेकिन वो अपने पीर के लिए वो उसको बजाया करते थे। अब वो कौन सा अंदाज था ये तो आज किसी को नहीं मालूम। तो उसको सहतार बोलते थे अच्छा। उस जमाने में। सैतार। अच्छा। उसको सहतार बोलते हैं ना, सहतार का मतलब हुआ 3 तार, अच्छा। है ना, 3 तार थे उस सितार के अच्छा, अंदर। ये नई बात है। तो अच्छा। उसको फारसी में, हाँ, सहतार करके बोलते थे। तो वो अब बदलते 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 उसमें लोगों ने कुछ एडिशनल एडिट किया कि भाई इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए, कुछ ये भी करके। तो वो बदलते बदलते आज फिर वो उसका रूप बदलता चला गया। अच्छा। फिर उसको सितार का एक रूप दे दिया गया। अच्छा। अच्छा। और अच्छा। इसमें बहुत सारे लोगों का, एक बहुत बड़े बड़े जो फनकार थे, उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे उस्ताद विलायत खान साहब, पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी, इन लोगों ने अपने अपने ढंग से उस सितार को बहुत बड़ा अलग, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब रही गायकी की हाँ। बात, हाँ, तो यहाँ पर उस्ताद जी मैं हाँ, आपसे सिर्फ इससे पहले के आप कुछ इसको एक्सपेंड करें, इसी से मिलता जुलता एक जी मैं सवाल मैं आपसे अपने नाजरीन के बिहाफ पे रखना चाहूंगा कि एक जब जी सितार में लोग बोलते हैं कि हम गायकी अंग प्रस्तुत कर रहे हैं या तंत्र अंग प्रस्तुत जी कर रहे हैं, तो हम तो एक जी एज ए कॉमन मैन हमें पता नहीं चलता कि गायकी अंग और तंत्र अंग है क्या। तो आप कृपया इसको जी बताने की हमको कोशिश कीजिएगा कि गायकी अंग क्या होता है और तंत्र अंग क्या होता है, इनमें क्या भिन्नता है और क्या इनमें डिफरेंस है, इसको बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबके बिहाफ पे कि हल्का सा परफॉर्म भी जी करके उसको बताइएगा, गा के जी भी बताइएगा कि गायकी अंग है क्या। जी। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गायकी गायकी तो की तो और भी बहुत शैलियाँ हैं। जैसे ख्याल गायकी और ध्रुपद जो है वो भी गायकी है। जी 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 जी। लेकिन हमारा जी है ना, तो ख्याल गायकी जो है वो हम लोग उसको अपनाया है हमने। और जो पहले सितार जो बजता था, हम्म बहुत पुराना जो सितार बजता था, हम्म। वो एक सितार का एक अलग बाज हुआ करता था। अच्छा। दा दिर दाड़ा मिजराब का काम उसमें ज्यादा होता था। मीन्स उसमें हमारा ये राइट हैंड जो है, इसका काम बहुत ज्यादा होता था अच्छा। और लेफ्ट हैंड का काम कम होता था। हम्म लेकिन उस्ताद विलायत खान साहब ने जब इसके लिए सोचा कि गायकी अंग कैसे होना चाहिए, उसके जो साज के अंदर, सितार के अंदर जो गायकी अंग की इन्वेंशन की, वो उस्ताद विलायत खान साहब ने सितार के अंदर बड़ी चेंजेस भी की उन्होंने, जो आज हम लोग सब बजाते हैं, बहुत चेंज भी किया। और उन्होंने उस लेफ्ट राइट को कम करके लेफ्ट का काम ज्यादा किया। मतलब सितार अंग तो है ही हमारे बाज के अंदर, सितार तो है ही, क्योंकि जी जो बजा रहे हैं उसका अंग तो होना ही चाहिए। जी जी जी। लेकिन जब दूसरा अंग हमने शामिल किया, तो उसमें क्या करना पड़ा और उसमें क्या चीज हुई। तो जैसे सितार के अंदर बहुत सारी मिजराबों का काम होता है, जी। दादिर दाड़ा दिरदाड़ा दिरदाड़ा ऐसे करके। हाँ। तो वो जी जी उसका जी। एक लंगर अलग बनता था। और अच्छा। गायकी का जो है वो एक सॉफ्टनेस उसके अंदर है, एक मतलब एक ख्याल, ख्याल गायकी। ओके। तो ख्याल का मतलब सोच, अच्छा अच्छा अच्छा। ख्याल का मतलब सोच है। तो उसकी वो उसको सॉफ्टली हमने उसको सोचा है, हाँ साहब ने क्या उसको उसको सोचा है, एक्सप्रेस तो किया उसके आपने अंदर सोच को उसको एक्सप्रेस ख्याल किया गायकी के सोच मार्फत। को। जी और जी जी जी। उसमें वो उस संगीत को धीरे धीरे करके एक उसका एक मजा लेना शुरू किया, मीन का अच्छा काम और ये सुर का काम अच्छा। इसके अंदर। तो वो मैं आपको बताऊंगा भी उसके लिए कि कैसे क्या होता था और क्या है। तो ये हमारे यहाँ इस तरह का ये सब बदलाव आया। और खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने सब लोगों को, जितने बजा रहे हैं गायकी हम, सब लोग कामयाब हैं। और उसका एक बहुत बड़ा मिसाल आपके सामने है
तो हमारे यहाँ के जो हमारी फैमिली के जितने भी लोग थे वो सब ने गायकी अंग को बहुत अपनाया जी 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 सितार के अंदर। जी। मेरा बेटा भी बजा रहा है माशाल्लाह। ये सब इसको गाने की भी और बजाने की दोनों तालीम उस्ताद जी, साथ साथ। इस तो वक्त आप कुछ परफॉर्म करके बता सकते हैं कि गायकी अंग है क्या, ताकि जी हमारे जी जितने भी सुनने जी वाले जी हैं उनको अच्छा लगेगा ये बात। हाँ, जी जी। अब मैं आपको पहले तंत्र का बात बताऊंगा कि तंत्र क्या चीज ओके। जो बचता था पहले, है ना। अच्छा। ये तंत्र का बात हुआ। जी 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 ये मिजराबों का काम हो रहा है। ठीक। दादिर दाड़ा 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 दादिर दिर दिर दाड़ा, तो ये तंत्र हुआ। जी। मिजराबों का बाज है जो सितार का अंग है। अच्छा। अब ये जो इसको जब हमने गायकी के अंदर दिया, तो हम्म। इसी को अब ये देखिए उसने कितनी एक पोलाइट उसको म्यूजिक को करा, और उसका कितनी खूबसूरती उसके अंदर जो इसके अंदर बनाई गई। जी। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। क्या बात है। अब इसकी एक लाइन में आपको थोड़ा जी सा गा के बताऊंगा, ठीक, हाँ हाँ हाँ, बहुत ताकि अच्छा लगेगा। आपको उसका, है ना। मैं चाह भी रहा था, ये रिक्वेस्ट थी मेरी। जी जी, बताइए प्लीज। अचुरा था लोकनाई मोरा, अचुरा था क्या लोकनाई, बात है। दूंगी मैं गारी मतवारी, अचुरा लोकनाई। क्या बात है। अहम। अब वाह वाह वाह। ये चीज मैंने इसलिए आपको कि एक होली भी आ रही है, जी तो ये जी जी होली जी का जी, एक हाँ, वो ये है मौसम के मुताबिक है आप ना, पेश कर रहे हैं जी। मौसम के मुताबिक। तो हाँ हाँ हाँ। वाह। आ, क्या बात, क्या बात। बहुत ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो उस्ताद जी, ये यहाँ तक तो आपने ये सुनाया, और बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने इसको पेश किया। मैंने जब आपकी रिसर्च कर रहा था, आपकी बायोग्राफी को, उस पर मुझे एक बात ये भी पता चली कि तकरीबन 25 साल आपने मुंबई में भी बिताए हैं। मुंबई जो जी कि जी माया नगरी है, और वहाँ पर एक से एक फनकार हैं, बजाने वाले हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गढ़ है, बल्कि पूरी दुनिया में जी इसका डंका जी बोला जाता है। जी तो जी। हमारे सुनने वालों को एक ये बताइएगा उस्ताद जी कि
मुंबई के अंदर जो 25 से 26 साल आपने बिताए वो कौन सा अरसा था, और आपके बिल्कुल लड़कपन से लेके यूथफुल डेज जो थे उस पे किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, किन से मुतासिर हुए, कौन से ऐसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स आपको मिले, या जी। कुछ एक्टर्स भी मिले होंगे, कुछ इंसिडेंट्स दिलचस्प ऐसी बताइएगा जिस पे हम सब लुत्फ उठा सकें। देखिए, खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है जी कि मैं बहुत जब यंग एज में था तो बम्बई गया। उस वक्त मेरी उम्र कोई 20-21 साल की थी। जी जी जी। तो उस वक्त मैं बम्बई गया और मेरी फैमिली के जो लोग थे, मेरे उस्ताद लोग भी जो वहाँ पे, उस्ताद फैयाज अहमद खां, उस्ताद नियाज अहमद खां साहब, ये लोग भी फिल्मों से बहुत जुड़े हुए थे। नियाज अहमद खां साहब ने तो कोहिनूर फिल्म के अंदर नौशाद साहब के उसमें गाया है। फिर अच्छा। उसके बाद मुगल आजम में गाया उन्होंने। फिर और रजिया सुल्तान में। तो वो रास्ता मुझे वहां से भी दिखा है कि उन्होंने हेल्प की कि भाई फिल्मों में कैसे कि मुझे शौक था बजाने का कि किसी तरीके से। उसके अलावा हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग थे जो फिल्मों से काफी जुड़े हुए थे, जी जैसे अच्छा। उस्ताद रईस खान साहब। अच्छा। हाँ, क्या वो बात है, वो आप तो कितनी जी बड़ी शख्सियत का नाम ले दिया। अच्छा। जी जी। उस्ताद तो रईस खान। उस्ताद रईस खान साहब थे जी। वहाँ पे। उन्होंने, उनके पास में रहा कुछ थोड़े दिन। अच्छा। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की मुझे। काफी जगजीत सिंह से मिलवाए जी। और लोगों से भी काफी कि भाई मेरे छोटे भाई हैं, इनको भी अच्छा। सुनो, इनको भी बजवाओ। अच्छा। तो उस वो चलता रहा, वो इस तरीके से काम, ये थोड़ा 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 करके चलता रहा। तो वो उन्होंने वो एक प्रेम गीत फिल्म आई थी, अच्छा। तो उसके अंदर हाँ, वो मैंने उसमें वो आओ मिल जाए हम सुगंध और हाय सुमन कितना वो एक हाय, क्या बोल दिया वो आपने। करके। वो तो इतनी हाँ, दिल के अंदर उसमें वो फड़कती है। वो एक टुकड़ा सुना दीजिए जी प्लीज। हाँ। उस्ताद जी एक टुकड़ा दे दीजिए उसका। हाँ। क्या बात है। वाह। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या ये बात, बहुत। उसमें ये उसके बाद जगजीत जी से मेरा हाँ, बहुत अच्छा संबंध भी रहा। जी। और उनके बहुत प्राइवेट भी अच्छा। गजल वजलों में काफी जी मौका मिला बजाने का। जी। तो उसके बाद में अब वो लाइन चलती रही। अच्छा और ये बताइए उस्ताद जी, मैं मेरा शायद कहीं सुना था दिल है कि मानता नहीं, ये टाइटल सॉन्ग का भी क्या उस पे हाँ, आपने इसमें भी बजाया। थोड़ा हाँ। जी अरे जी। वाह वाह हाँ। वाह। बताइएगा। क्या बात है। हाय हाय, क्या बात है। क्या क्या। वाह 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 वाह। क्या बात। अच्छा ये तो उस्ताद बहुत सईद पुराना खान। हो गया, बहुत। जी अच्छा जी उस्ताद सईद खान, ये बताइए, देखिए अभी मुंबई में ही टिके रहते हैं हम जबकि बातचीत चल रही है। कुछ हम्म, ऐसी बातें हैं, क्योंकि बॉम्बे की यादें जब किसी इंसान के साथ जुड़ती हैं और खासकर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के साथ, तो वो हमेशा तक अपने दिमाग पे और दिल के ऊपर असर करी रहती हैं। आप काफी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले। मैंने तो सुना है कि दिलीप कुमार देखिए साहब से आपकी अच्छी देखिए खासी दिलीप कुमार साहब से जी। मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है। अच्छा। और एक 1975 में अच्छा। मैं बम्बई गया था जिस वक्त। तो वो एक कॉन्फ्रेंस होती थी बिरज नारायण की। अच्छा।
सुर सिंगार संसद के नाम से उसका हाँ, बड़ी मशहूर है वो तो। हाँ, कल के कलाकार पहले जी जी होता जी था, जी फिर जी। सुर सिंगार के नाम से वो हाँ बड़ी हाँ कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट दिलीप साहब थे। जी। तो दिलीप साहब ने मुझे उसका सुरमनी का वो अवार्ड भी दिलीप साहब ने दिया आय हाय, मुझे। क्या बात, माशाल्लाह, ये वाह मेरे लिए बहुत वाह, बड़ी बहुत खुशकिस्मती बड़ी है। बात है तो। और फिर उसके बाद में उनसे काफी मुलाकात हुई कि फिर वो एक जगह मुझे सुनने के लिए आए। ये अच्छा बड़ी बात थी कि अच्छा एक किसी जगह पे वो कहीं आए हुए थे तो मुझे सुनने के लिए आए, अच्छा। और उन्होंने सुना और बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनको उनका बड़ा ताल्लुक इन लोगों से, हमारे जो रिलेशन में थे, उस्ताद विलायत खान साहब की दोस्ती थी बहुत। तो वो बड़ी फैमिली से ही जानते थे उस चीज को। जी जी। और वो हुए बहुत बहुत मुझे चाहते थे। अब बल्कि मुनीर उस्ताद जी, साहब भी मेरे जहाँ तक नॉलेज है, वो खुद भी बहुत बढ़िया सितार बजाते हैं, दिलीप बहुत कुमार साहब। बढ़िया, बहुत अच्छा सितार उन्होंने सीखा है। और हाँ, वो एक फिल्म के अलावा भी वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़े, एक उनकी जो एज ए रुचि म्यूजिक इंसान। के अंदर मैंने देखी, हाँ एज हाँ। ए इंसान जी तो जी जी बहुत अच्छे हैं ही वो। जी। लेकिन इतना इस म्यूजिक को समझना बहुत इतनी बड़ी बात है कि हर आदमी के लिए वो म्यूजिक को बहुत समझते थे। और इनकी बड़ी कमाल की जो फिल्म में उन्होंने बजाया है, वो हम्म। बाकायदा सीखा उन्होंने उस्ताद अब्दुल अलीम जफर खान साहब से। जी सीखा, और सीखने के बाद उन्होंने बिल्कुल जो फिंगरिंग है वो अपनी जगह पे एकदम एक्यूरेट रखी हुई, और हाँ इतना हाँ। मुश्किल राग को वो बजाया है कि जी। बड़ी बात है। तो मेरी उनसे बहुत बातचीत भी इसके लिए हुई, अच्छा, तो उन्होंने उस्ताद मुझे जी देखिए, बताया। ये तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, क्योंकि जो मुंबई नगरी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और खासकर वो एक टाइम जबकि 70s 80s और 90s का था, और खासकर मैं कहूँगा 70s और 80s में जब आपने जो बिताया है, जी उस पे कई बड़े बड़े संगीतकारों से भी मुलाकात हुई होगी। तो कोई ऐसा संगीतकार जी जिसको, या संगीतकार दो तीन जिनको, जिनसे आप बहुत मुतासिर हुए, जिनका आप नाम शेयर करना चाहेंगे आप हमसे, वो कौन कौन से हैं? देखिए, उस जमाने के तो सभी लोग बहुत अच्छे थे मेरा ख्याल से। नहीं नहीं, बिल्कुल है। किसको भी कम है ना उस हम्म जमाने के, हम्म जो 60 से लेके और जो उनका 80 तक या 75 तक बहुत अच्छा जिनका दौर रहा, हम्म बड़े नाम थे उनमें। एस डी बर्मन जी बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, अब ये अलग चीज है कि आदमी किसी से कुछ ज्यादा इंप्रेस होता है, हम्म। उसमें मदन मोहन जी का नाम सबसे पहले मेरे दिल में आता है। अरे वाह। मैं मदन मोहन जी का बहुत बड़ा फैन नहीं, हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने बहुत मैं उनको दिल से बहुत इज्जत की, और मिला भी हूँ मैंने। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि उनसे एक बार मेरी मुलाकात भी हुई 82 के अंदर। अच्छा। नहीं, 82 में नहीं, 72 में। ओ हो। 72 में वो दिल्ली में आए। हाँ, 72 में दिल्ली में आए वो किसी कंसर्ट में, हम्म। और उसमें मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो मुझे मिलके भी उनसे बहुत अच्छा लगा। बहुत इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे पोलाइट। एक तो ये ओपी नैयर भी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, जी जी, बिल्कुल, उन्होंने सितार को बड़ा यूज किया है, है ना। ओपी नैयर जी ने भी। सितार मदन मोहन जी ने मदन मोहन जी ने बहुत करा सितार है। को यूज किया और मदन मोहन जी की कुछ है। ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो कि बड़ी मार्मिक हैं और दिल को छूने वाली हैं, जो कि सतार बेस्ड हैं। और नहीं, मेरा जहाँ तक देखिए, ख्याल है कि जिस तरीके उस्ताद रईस खान साहब का नाम भी लिया अभी आपने, तो वो उनके साथ काफी, उनके साथ शामिल रहे उनकी म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में उस्ताद रईस खान, और देखिए, सितार के थ्रू उन्होंने काफी मैं कंट्रीब्यूट करा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी मदन मोहन जी की एक बायोग्राफी भी उस पे यूट्यूब पे किसी ने डाली है, तो अच्छा। उसमें भी ये कहा गया कि जिस उन्होंने जब से रईस खान साहब उनके फिल्मों में बजाने शुरू किए, जी। तो उसमें सिर्फ रईस खान साहब ही बजाया, कोई दूसरा सितार वाला नहीं बजाया जिस बड़ी जमाने भारी पे इंफॉर्मेशन। रईस खान साहब ने। हाँ, और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनमें कुछ थोड़े में हफ्ते जख्म फिल्म के साथ में कुछ थोड़ी सी उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ करके। अच्छा। तो मदन मोहन जी ने कहा कि मैं अगर सितार रईस खान ही बजाएंगे तो कोई दूसरा मैं रखूंगा नहीं सितार। हाय हाय। उसके बाद उन्होंने कोई और बहुत सारे गाने तो उसमें ऐसे हैं कि जिसके अंदर सिर्फ सितार ही है।
और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ओह हमें मताए कूचाए बाजार की हाँ तरह सिर्फ सितार बेस्ड है, उसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सितारी है उसपे। तो ये बड़ा कमाल ही है उनके, उनकी सोच थी मदन जी की। और उतना ही अच्छा रईस खान साहब ने उसको जो बजाया है, वो अपने अंदर बहुत बड़ी खूबी थी। जी जी तो जी। उनकी बहुत सारी कंपोजिशन ऐसी थी कि जो दिल को ऐसा छूती थी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। बल्कि उस्ताद जी तो एक 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 कंपोजिशन सेकंड के में, लिए मैं आपको अगर रोकूं, और आपकी तो बहुत ज्यादा एसोसिएशन रही कि हमारे जी शोमैन जो राज कपूर साहब रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जी उनसे बड़ा जी जी जी, शोमैन तो कोई रहा नहीं है। उनकी और बेशक रईस खान बेशक। साहब की इतनी जमती थी, और खासकर सितार को जी लेके जी शिवरंजनी के जी, और खास झंझोटी के हाँ जो पीसेस जो उन्होंने अपनी फिल्मों में बजवाए हैं सितार पे, हाँ हाँ, उनका तो काम बेशक क्या। बेशक। उन देखिए राज कपूर साहब के साथ भी रईस खान साहब और सितार, क्योंकि सितार पे बातचीत हो रही है, हाँ उसमें हाँ आप शामिल इसलिए थे क्योंकि रईस खान साहब ने जी आपको एज ए यंगर ब्रदर, छोटे भाई के साथ ट्रीट किया, और आप उनके साथ उस वक्त रहे। जी जी। मैं उनके साथ बहुत काफी आना जाना भी रहता था। वो फिल्म की टेक वेक में भी मैं जाता था। तो एक दो फिल्म का तो सत्यम शिवम सुंदरम की अच्छा जो टेक थी वो मेरे सामने ही हुई, राज साहब के अच्छा। जो फिल्म थी उसमें वो एक, उसमें बजाए वो अ, यशोमती मैया से हाँ 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 पूछे नंदलाल, हाँ। है ना, वो क्या गाना था अच्छा बजा के उसमें, दिखा ऐसा दीजिए आप। लाजवाब बजाया, उस्ताद जी है छोटी ना। सी एक लाइन बजा दीजिए आप, ये बड़ा खूबसूरत गाना है। क्या बात है, साहब, वाह वाह वाह। देखिए यहाँ पर छोड़ा आपने, पीलू का अंग यहाँ पर लग गया, मोहे जी पनघट जी। पे नंदलाल झड़ गयो रे। हम्म। नौशाद साहब से कैसे मुतासिर रहे और उनकी अरे साहब, कंपोजिशंस, क्योंकि उनके बहुत साथ भी काफी रहना बहुत हुआ, बताइएगा प्लीज। बहुत, हाँ, बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। उन्होंने तो सच में, सच तो बात यह है कि म्यूजिक को बढ़ावा देने वाले नौशाद साहब। बिल्कुल, फोक उन्होंने ट्यून्स को अपने कैसे और फोक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया, अपनी और हमारी क्लासिकल उन्होंने कमाल म्यूजिक किया सबको है। उन्होंने प्रमोट करा अपने गानों में। तो उन्होंने अपने अपने अंदर एक ऐसी उन खूबी पैदा करी हुई थी नौशाद साहब ने कि एक तो उनके म्यूजिक के अंदर एक बड़ी खूबी थी कि उन्होंने कभी जो ये वेस्टर्न म्यूजिक को अपनाया ही नहीं। उन्होंने हाँ जितना भी रखा सब इंडियन म्यूजिक को प्रमोट किया। और उसमें एक बड़ी खूबी ये थी हाँ हाँ कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को उन्होंने अपनी फिल्मों में गवाया है। हाँ, जैसे उस्ताद अमीर खान, अच्छा पंडित डीवी पुलिसकर, हाँ हाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, हाँ 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 उस्ताद फैयाज अहमद खान, नियाज अहमद खान साहब, हाँ इन लोगों को उन्होंने वो लेके आए। इन लोगों को तो बड़ी बात थी, ये लोग तो फिल्म में जाने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ उस हाँ जमाने में कोई फिल्म में जाना नहीं पसंद नहीं ही नहीं 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 करता। नहीं 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 लेकिन नहीं। नौशाद साहब ने इनको फिल्मों में लाए और जी जी बहुत सारे लोगों को नौशाद साहब ने इंट्रोड्यूस किया। जी जी और जी जी अपनी फिल्मों में उन्होंने बहुत सितार को भी बहुत यूज किया और जी, ऐसी ऐसी कंपोजिशन बनाई है कि कोई जवाब ही नहीं क्या था। बात है, वो तो एक मुकम्मल मुकम्मल आर्टिस्ट थे मुकम्मल नौशाद आर्टिस्ट है, साहब। बिल्कुल कामिल। हाँ, अच्छा उस्ताद जी तो एस डी बर्मन साहब का बताइएगा, उनका भी सितार बड़ा यूज हुआ है, और उस जमाने की जो 60 70 या 50 की भी उनकी फिल्में हैं, क्या बात है उनकी, सचिन देव बर्मन दा की। देखिए, सचिन दा जो थे, उनका एक अपना एक बहुत अलग रूप था। क्या बात है, फोक के एक बहुत बड़े बहुत माहिर गुणी, आदमी थे। जी 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 जी। और उन्होंने बंगाल को फोक को चार चांद लगाए हैं एक तरीके का। जी और जो कंपोजिशन उन्होंने करी है वो कमाल था, इतनी बड़ी। और हर तरह की काम जानते थे वो, हम्म क्लासिकल भी जानते थे हम्म और फोक
इतना फोक तो जानते ही थे बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने क्लासिकल भी सीखा है। उस्ताद फैयाज खान साहब जो आगरे घराने के थे, उनसे उन्होंने गाना भी सीखा है जी। एस डी बर्मन जी ने, बहुत बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने उस म्यूजिक को फिल्म में भी दिया। जैसे किशोर कुमार का एक गाना था ना, वो झंझोटी के अंदर, वो उस्ताद फैयाज खान साहब की कंपोजिशन थी। कौन सी? है ना, हाँ। वो कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा कोई सहारा ना ना रहा, हम किसी के ना रहे, रहे, कोई हमारा ना रहा, कोई हमदम कोई ना रहा, कोई सहारा ना रहा। इसको बजा दीजिए, छोटा सा टुकड़ा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, बजाइए बजाइए। हाँ, देखिए झंझोटी, क्या बात है। हाय 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 हाय, ये है झंझोटी का कमाल। पूरी व्यथा व्याकुलता जिगर की निकालता है। अच्छा, जी। क्या बात है। ये है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की खूबसूरती। देखिए, एक ही राग पकड़ लें आप, जैसे झंझोटी पकड़ लीजिए। मैंने कहा कि अकेलापन का आदमी जो है, वो झंझोटी की इतना, जब अगर वो टूट जाता है आदमी, तो मन की व्यथा को, एगनी को वो एक्सप्रेस करने के लिए, अगर ये जैसे तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, या गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, हाय हाय, ये सारी झंझोटी पे ही है। तो कितना सही बात। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, ये तो हाँ बताइए। ये तो सोच ही ऐसी थी कि जो इन लोगों ने ऐसा सोचा है उस चीज को, कि एक उस रंग को, झंझोटी जैसे राग को एक उठा दिया, जिसमें एक ठुमरी हुआ करती थी, लेकिन बर्मन दा ने उसको सारे रंग दे दिए। उसमें ख्याल भी दे दिया, ठुमरी भी दे दी। ये इन लोगों की सोच कितनी बड़ी थी। एस डी बर्मन जी हुए, नौशाद साहब हुए, जी, है ना, हर किसी ने किया इसके अंदर काम, इस राग में। लेकिन सबने मैच्योर्ड आदमी थे उस जमाने के, इसलिए मैच्योर्ड। आज तो आदमी सोच नहीं सकता इस चीज को। नहीं। और ये हमारे क्लासिकल हिंदुस्तानी सभ्यता जो हेरिटेज है म्यूजिकल, उसकी ये एक बड़ी पहचान है, जो पूरी दुनिया में कई तमसील नहीं मिलेगी आपको, कि कई रागों में है। जैसे हमने झंझोटी को ही ले लिया, उसपे कितने गाने, गजलें, सेमी क्लासिकल, फो, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन देयर। तो कितना खूबसूरत तालम है, कितना बयानगी कितनी प्यारी है। आप सही कह रहे हैं। उस्ताद जी, एक ये जी बताइए। जी बोलिए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये तो और हर म्यूजिक डायरेक्टर की एक खूबी होती थी कि उसका कोई एक बड़ा फेवरेट कोई राग लुक को लेके चलते थे। अब जैसे रोशन को ले लीजिए, रोशन जी को, रोशन जी, ऋतिक रोशन जी के दादा, तो देख लीजिए उनकी क्या बात थी, उनकी क्या बड़े, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े वो क्लासिकल के बहुत बड़े आर्टिस्ट। शंकर जयकिशन को ले लीजिए आप। शंकर जयकिशन को शिवरंजनी का कैसे यूज करा है उन्होंने। शिवरंजनी को उन्होंने ऐसा करा है, उसमें इतने रूप दिखाए हैं शिवरंजनी के उन्होंने, कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है शिवरंजनी में। बिल्कुल, भैरवी के भी इतने रूप दिखाए शंकर जी ने, शंकर जयकिशन, है ना। कल्याण जी आनंद जी को ले लीजिए, सही भाई, कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ले लीजिए,
वाह वाह वाह, इन ऐसे लोग सबके कहाँ साथ हो आप रहे सकते हैं, हैं। मेरे को पता चला जी एलके जी जी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के। इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक और खासकर सितार के यूज को उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। आप देखिए, एक क्या टाइम होता था कि पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर होता था वो सोचता था कि मुझे क्या काम करना है, और एक कंपटीशन भी होता था कि अभी बर्मन दा की बड़ी मशहूर कोई कंपोजिशन आई, तो अब अगर ये करना है तो मुझे भी उसके साथ कुछ ऐसा करना होगा कि जो उसका मेरे उनके साथ भी मेरा एक बराबर का मुकाम बने। तो ये सोच थी पहले। हाँ, अब टाइम लगाते थे, आज वो साधना सब होती थी और महीनों लगते थे। और आजकल के इस तरीके के नहीं कि अब देखिए फास्ट फूड की तरीके से मदन अभी जी तैयार करा और अभी दे दिया, बहुत सुनी। महीने लगते थे कई कई। मदन मोहन जी ने जो सोचा है, जी। उन्होंने क्लासिकल को भी सोचा है, लाइट को भी, लाइट म्यूजिक भी सोचा है, अरे वाह वाह वाह। और उसमें लाइट म्यूजिक के अंदर वेस्टर्नाइज भी किया है। ये बिल्कुल है। कमाल की सोच थी उनकी कि मैं तो कभी सुनता हूँ तो हाँ, अकल ही काम इनोवेशन नहीं करती और है। इम्प्रोवाइजेशन, रिसर्च बेस्ड बड़ा है ना। करते थे वो। ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं एक आपको एक छोटा सा वो बजा के दिखाऊंगा जिसके अंदर वेस्टर्न भी है और क्लासिकल भी है, और वो राग भी है, सब कुछ उसके अंदर ये उनकी कंपोजिशन में है वो। इरशाद प्लीज पेश कीजिएगा। आहा, ये तो दिल को झंझोड़ देती है। तुम जो मिल गए हो तो जहां मिल गया है। हम्म। आहा, हाँ। हम्म। ब्यूटीफुल। हम्म। क्या मादकता है, नशा। है। बहुत अब नशा ये है। वेस्टर्न में बजवाया उन्होंने, वेस्टर्न वेस्टर्न म्यूजिक बजाया से। है। अब ये यहाँ से वो क्लासिकल का देखिए। हाँ हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह। ये खूबी है थी। ये नहीं नहीं, आज बहुत भी सुनते हैं बहुत। तो वो बड़ा, इसका एक अपना ही मजा है। तो वो दुनिया भी एक अपनी बहुत दुनिया बड़ी है। दुनिया रही वो। मैं तो यही जाना है कि लोग असल में, बहुत सारे लोग उसको ये सोचते हैं कि क्लासिकल बहुत मुश्किल, बेशक बहुत मुश्किल काम है और ये पुराना काम है और ये शास्त्रों का काम है, जी। लेकिन फिल्म में भी जो काम किया है लोगों ने, 2 मिनट के अंदर आदमी का मिजाज को बदल दिया। कि क्या लता भाई ने 2 मिनट का गाना गाया, लेकिन पूरे सर से पांव तक वो आदमी उसके अंदर डूब गया, उस सुर के अंदर। तो ये भी बड़ा कमाल है अपने अंदर। वो सुर का काम ऐसा उन लोगों ने करा है कि वो मुश्किल काम भी है और अच्छा काम भी है मेरे ख्याल। तो ठीक मैं है। उससे बहुत अच्छा उस्ताद जी, मुतासिर रहा। ये तो अभी मुंबई की बात कर ली, उसके बाद आप आए दिल्ली, और वो भी दिल्ली 6, और वो भी दिल्ली 6 के उस जगह जो गढ़ है सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट का, दिल्ली घराना, किराना घराना और कई और घरानों के जो बड़े मेच्योर्ड लोग हैं, जो दिल्ली 6 के, और खासकर आपने जो टाइम बिताया वो है आपका दिल्ली 6 के बिल्कुल चांदनी महल और सुई वालान, और उसके इर्द गिर्द जो हम देखते हैं पूरी ऐतिहासिक एक कुछ 3-4 किलोमीटर के दायरे में इतनी खूबसूरत एक जगह है
शाहजहां साहब ने जो चांदनी चौक बनाया, बहादुर शाह जफर आए, बाद में बड़े बड़े जो कि पेट्रोनाइज करा उन्होंने, बड़े बड़े संगीतकारों को, लिरिसिस्ट को, शायर को। तो अगर हम सोचते हैं तो दिल्ली की पूरी ये जो दिल्ली 6 और पुरानी दिल्ली है, तो इसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा अपने सुनने वालों को, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली 6 का कल्चर, दूसरा आपके बड़े बड़े संगीत के जानने वाले, गाने वाले, बजाने वाले और कुछ सितारे, इनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे नाजरीन को। देखिए साहब, जब शाहजहां का दौर था, ये मुगलों का जब दौर हुआ, तो उस वक्त तो यही दिल्ली ही थी जिसको शाहजहानाबाद के नाम से भी पुकारा गया, कि शाहजहानाबाद दिल्ली को कहा जाता था शाहजहां के टाइम से। जी 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 जी। तो ये नई दिल्ली या ये सब कुछ तो नहीं था, सिर्फ दिल्ली थी। और जो आज बहुत बड़ी नई दिल्ली का जो हिस्सा है, वो तो उस जमाने में जंगल था, उनके जमाने में तो कुछ भी नहीं था। तो जो भी कुछ था, ये इसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो है, ये पुरानी दिल्ली का जो एरिया है, इसे फसील बंद कहा जाता है। हाँ जी, बताइएगा प्लीज। फसील बंद एरिया, फसील बंद एरिया। अच्छा। यानी कि वो महदूद एरिया है जो एक पुराना कल्चर का, जो ओके, तभी वर्ल्ड सिटी के नाम से ये मशहूर भी है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आप उस जमाने से लेके और आज तक भी जितने जो बड़े बड़े फनकार थे या और भी काम करने वाले थे, वो सब पुरानी दिल्ली में ही थे। अच्छा। नई दिल्ली में तो आज के दौर, अब हाँ, तो लोग कितने बड़े बड़े शायर, चचा गालिब वगैरह, ज़ौक़, मीर, ये तमाम, दाग दहलवी गालिब साहब, मल्ली महारान में आज भी उनका मकान है। अरे तो कितनी बड़ी शख्सियत तो उस जमाने में है ना, वो थे, इतने बड़े बड़े लोग थे दिल्ली के अंदर। तो ये शाहिद इतने दिल्ली के अंदर रहे जी, मौसीकार। अच्छा। इतने बड़े बड़े मौसीकार दिल्ली के अंदर आए हैं, जैसे उस्ताद तानरस खान। उस्ताद बहादुर शाह जफर साहब ने उनको इनाम में दिया था, ये कुछ चांदनी महल वगैरह का एरिया। हाँ हाँ, वो इनाम में क्यों दिया था आपको शायद मालूम? जी बताइएगा प्लीज। जी, तानरस खान साहब जो थे, वो जब दिल्ली में थे, वो तो बहादुर शाह जफर उनके शागिर्द हो गए थे। अच्छा। उनसे गाना सीखने लगे थे। अच्छा। बहादुर शाह जफर, बड़ी बात है। तो अब और उनकी वो इज्जत थी कि बहादुर शाह जफर के बराबर में बैठते थे घोड़े के ऊपर। अच्छा। वो घोड़े हाथी पे निकलते थे तो हाथी पे बैठते थे, अगर बग्गी में बैठ रहे हैं तो बग्गी में। तो उनको पूरा एरिया, ये चांदनी महल का एक बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम नहीं ये 10-15 किलोमीटर के अंदर था ये एरिया। अच्छा। वो इनाम में दिया गया। हाँ। अच्छा। इनाम में दिया गया था तानरस खान साहब को। तो इतने बड़े और बहुत बड़े फनकार थे तानरस खान साहब अपने जमाने के, उनसे बड़ा कोई फनकार नहीं था ये उस जमाने की, जब बहादुर शाह साहब जिंदा थे। तो दिल्ली घराना, उनसे ये दिल्ली घराना मशहूर हुआ। आपको ये भी बात मैं बताता हूँ कि दिल्ली घराना जो मशहूर हुआ है तानरस खान साहब के नाम। तो दिल्ली के अंदर कई चीजें बड़ी मशहूर हुई है। एक तो ये कव्वाली, कव्वाली, कव्वाल तो बहुत है, जब भी हम भी गुजरते हैं वहाँ आवाजें आती हैं रियाज की, बड़े बड़े कव्वाल पैदा हुए। हाँ, तो ये घराने का नाम, जो जब घराने का नाम होता है ना, तो ये कव्वाल बच्चे का घराना कहलाता था। अच्छा। कव्वाल बच्चे कहा, कव्वाल बच्चे, ये कव्वाल बच्चे हैं ये घराने का। जी जी। तो कव्वाल बच्चों के नाम से वो घराना, जो आगे चल के बहुत बड़ा, ये आज पूरी दुनिया में कव्वाली बिल्कुल हो रही है। लेकिन उस जमाने में उसमें बड़े बड़े फनकार हुए हैं, जैसे पद्मश्री थे अजीज वारसी साहब। अच्छा। गरम हवा सिंह, जिन्होंने वो गाया है, बहुत बड़ा नाम है। और बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े कव्वाल इसके अंदर हुए हैं। तो ये कव्वाल थे,
इनके शागिर्दों में से हुए हैं तानक खां साहब। ओके। इनके शागिर्दों में तानक खां साहब, तो दिल्ली घराना तो असली है, या फिर तबले का घराना है। हम्म तबले में नत्थू खां साहब हुए हैं। उनसे पहले भी जो लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान में तबला हाँ, उस्ताद ज्यादातर नत्थू जो खां तो बहुत कुछ ही बड़ी जगहों को शख्सियत छोड़ हुई, के फिर लतीफ अहमद बहुत बड़ी साहब और हस्ती ये थे। तमाम। जी जी, हम्म मतलब पूरी काफी जगहों पे दिल्ली का तबले को लेके और गए बाद में हैं वो जो ये लोग। ब्रदर्स, वो जो हमने जो देखे थे, चार भाई जो कि बड़े मशहूर रहे हैं गायकी में, नसीर खान साहब जो हो गए और जफर साहब जी हो जी गए, और ये तमाम जो हैं ये सब उधरी के ही हैं। जी जी जी। जी तो जी 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 जी। ये सिलसिला जो चला है ये उस्ताद तानक खां साहब से। चांद खान साहब का भी नाम याद आ उस्ताद गया। चांद खां, हाँ बड़ी। हाँ, जी चांद जी खां। जी 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 जी। तो ये लोग दिल्ली घराने के ये लोग हुए। तो इतने सारे म्यूजिशियन जो थे ये सब एक एरिया में रहा करते थे, एक ही एरिया था, हम्म सुई वालान चांदनी महल, हम्म उसके अंदर हम्म। कम से कम 150 म्यूजिशियन उसमें रहा करते थे। ओह, अच्छा अच्छा, बड़ी भारी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा उस्ताद जी, उस जमाने में ये जो इतनी बड़ी पिक्चर आपने बताई है, इतनी बड़ी पिक्चर जी को जो हम देखते हैं कि म्यूजिक से रिलेटेड, आप चाहे बॉम्बे रहे हैं, चाहे आप दिल्ली रहे हैं, चाहे जी पूरे आलम की बात कर लें, लेकिन आज के इस दौर के अंदर, जैसे मान लीजिए जो गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने एक जमाने में दो हाँ, लाइन लिखी थी कि कल चमन था आज सहरा हुआ, आज ये और तेरा देखते ही ये देखते क्या ही हुआ। देखते ही क्या हुआ। इतनी चुभन आती है कि इस माहौल वाह मंजर को वाह वाह। देखते हुए कि 2020 जो है 2020, इस पे सब लोगों को तोड़ के रख दिया कोविड-19 या कोरोना वायरस ने। हाँ और उसके हाँ साथ हमारी एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है, इस पे बहुत जी लोगों को इसने ज़हनी तरीके से, फाइनेंशियली तरीके से, सोशली तरीके से हमारे रिश्तों को जी सब तोड़ के रख दिया है। जी, और मैं जहाँ तक बिल्कुल समझता सही हूँ कह कि रहे हैं मेरा आप, पर्सनल, बिल्कुल। और शायद आपका भी होगा, कि हमने जो अपनी ज़िंदगी में कितने भी बरस 60 जी जी या जी 65 साल बिताए हैं, या दूसरे लोगों ने भी, ऐसा आलम कभी किसी ने नहीं देखा है। और बिल्कुल सही कहा जाहिर है आपने, बिल्कुल कि जब सही कहा। इतनी बड़ी एक वबा आई और कितना मुश्किलात हो गया कि लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ गया, कि फासले ऐसे भी होंगे ये बिल्कुल, कभी सोचा ना था, और सामने ये बैठा कभी था मेरे सोचा और नहीं वो था। मेरा ना था। लोग बिल्कुल मास्क सही लगा कहा के, आपने। डिस्टेंस रख के और दूर से बात कर रहे हैं। हमारी वार्मथ खत्म हो गई है, अफेक्शन खत्म हो गया है, हमारी हमारी वहाँ यूथ बिल्कुल कली उखड़ बिल्कुल गई, बिल्कुल, वो हमारे गर्मजोशी जो दिल थी हो गए। हमारे, बहुत मुश्किल दौर है। मैं हमारी ये गर्म चाहूंगा कि हमारी एंटरटेनमेंट जी इंडस्ट्री सही में, बात। हमारे आर्टिस्ट बिरादरी में खासकर, इतना बड़ा बेशक खौफनाक मंजर पैदा हुआ, उस पर आप टिप्पणी दीजिएगा कि अब क्या ये कोविड-19 ने जो हमको तमाचा मारा है, उस पे अभी आपकी नज़र में किस तरीके की दशा है? बताइएगा प्लीज। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वैसे तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान पहुंचा है जी। और पहुंच भी रहा है हर आदमी को, हर काम करने वाले। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा हम्म। कि जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक का काम करता है, वो कोई दूसरा काम नहीं करता, क्योंकि अच्छा। उसको एक ही काम करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। म्यूजिक का इतना हम्म। मुश्किल काम है सही बात कि है। जो जो म्यूजिक का काम करता है उसको पहले तो सीखना पड़ता है, फिर उसके लिए 8 घंटे 10 घंटे रियाज करना पड़ता है, फिर जाके वो आर्टिस्ट होता है। तो उसने कोई दूसरा काम तो करेगा नहीं वो उसके अंदर। और इसके अलावा भी उस जमाने में ये भी था कि लोग पढ़े लिखे ही नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था, यही काम करना है सिर्फ। और उसमें 10 घंटे 12 घंटे वो सिर्फ गाने बजाने में लगा रहे हैं, तो पढ़े लिखे भी नहीं है, सिर्फ म्यूजिशियन ही रहे। आज तो खैर चेंज हो गया, बहुत लोग पढ़े लिखे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो म्यूजिशियन को हुआ है। म्यूजिक का काम करने वाले का बहुत बड़ा सफर कर रहे हैं हम्म वो मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत बड़े एक बहुत ही अफसोस की बात है हम्म। कि कोई कुछ नहीं इसके लिए सोच रहा है, किसी ने कुछ सोचा नहीं है कि इनका कैसे होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो रोज काम करते थे म्यूजिक का, जैसे कोई ट्यूशन कर रहा है, या जैसे कोई शो के अंदर कमर्शियल शो बजा रहा है, कोई या ढोलक कोई बजा जा रहा है, रहा है, या ऑक्टोपैड कोई बजा रहा होटल है, में कर कोई रहा है, बैंजो बजा कोई रहा है। ढोलक बजा रहा है, कोई। हाँ, वो तो उसने तो पूरी उनका उम्र, तो रोज जैसे का आपने कहा, सफर उस नहीं पे है, लगा दी। अब उसके अलावा और कुछ आता नहीं है, उसमें और लगा। परफॉर्मेंस कई अब प्रोग्राम हो उससे नहीं रहे कहो हैं। कि आप भाई ये काम कर लो, तो बहुत बहुत कोई दूसरा काम कर लो, तो कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं। आर्टिस्ट तो खुदा ने एक बड़ी अलग चीज बनाई है। वाह, हाँ, उसके हाँ, जेब में पैसा पैसा नहीं है, लेकिन उसकी खुददारी और उसका मिजाज के अंदर वही चीज आपको मिलेगी। आर्टिस्ट को खुदा ने वो चीज बनाई कि हम्म, खुददार खुददार है। खुददारी भी आज हो। भी आपने पूरा एक साल देखा होगा हम्म, कि एक साल के अंदर क्या हालत हुई होगी लोगों की, कि लोगों के पास शायद खाने तक को भी नहीं हुआ, और किस किस तरीके से हाय क्या क्या हाय किया। हाय हाय। लेकिन वो आज भी उसने किसी किसी आदमी से उस्ताद सईद उसने खान ये साहब, बल्कि अपनी, कई लोगों का इंतकाल हो गया है इसमें। कई बहुत लोग कई लोगों का इंतकाल हो गया। मौतें हो सही गई बात हैं है, सिर्फ इसी वजह क्योंकि से। आर्टिस्ट पे, क्योंकि सिर्फ कुछ रहा नहीं उनके पास, सिर्फ दर्द के अलावा। दर्द के बहुत बहुत अलावा। बड़ा नुकसान और हुआ। आज आज मतलब ये सब कुछ गवर्नमेंट ने जैसे सब कुछ खोल दिया, लेकिन वो दिमाग जो है वो ठहर गया है उसको लेके, कि एक साइकोलॉजिकल साल जो के अंदर वो दिमाग ट्रेमर को, और वो जो साइकोलॉजी, परेशानी है, हाँ, मानसिक तरीके उसको का जो उसको प्रॉब्लम ठहर पैदा गया हुई वो, है। कि मालूम हुआ आप मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे आप हम्म, इतने पुराने दोस्त हैं, लेकिन आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है, आप हाय यार हाय हाय ये आ हाय गए, हाय क्या हाय करूं अब हाय। मैं इनका। और जब एक जमाना वो था कि बेचैनी से इंतजार करते थे और हाँ हाँ, गर्मजोशी से गले लगते आके गले थे, मिलते थे। है आज गले मिलते थे। आज वो सब गर्मजोशी भी आप खत्म तो हो गई, और मास्क अगर लगाना सामने पड़ता है, से कोई पहचान में भी मिलते हैं नहीं आते। तो यार हाथ पहचान में भी नहीं आते हैं। और अच्छा, अब मुश्किल की बात यह है कि हम जो म्यूजिशियन हैं, जो म्यूजिक का काम करते हैं, भाई उनका तो जो काम है वो ज्यादातर बड़े ही लोगों से चलता है, जो ऑर्गेनाइजर है, या जहाँ कहीं सिखा रहा है हाँ हाँ किसी हाँ को, हाँ हाँ हाँ। कोई सिखा रहा है, तो हम्म बड़े बड़े लोगों के अंदर सिखाते थे। हम्म अब मुश्किल की बात कि वो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि वो तो आपको बुलाएंगे ही नहीं जब हम्म तक ये इसको क्लियर नहीं होगा। और ये क्लियर कब होगा ये तो अल्लाह ही को पता है, कि आज एक साल गुजर गया, हम्म लेकिन वही डर बना हुआ है। वो आज़ादी सब छिन गई है, सब आज़ादी खत्म हो गई है। हम आज बाहर निकलने के बाद भी बिल्कुल अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, और वही हमारे अंदर डर, खौफ दिमाग के अंदर वो बस गया है। हम्म तो बस खुदा से दुआ है कि खुदा इस मुसीबत को बहुत जल्द से जल्द हम्म खत्म करे, और हम फिर सब वैसे ही हो जाएं कि जो, ये यकीन मानिएगा कि ऐसा इस बीमारी में, इस हालात में, ऐसा कि किसी को जैसे बरसों पीछे कर देता है ना एक दूसरे से, नहीं, वो बिल्कुल हालत हो ठीक कह गई। रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, जैसे अब टाइम खत्म हो रहा है हमारा, मैं आपसे जी आखिर में दो बातें और पूछूंगा। एक तो ये जी है जी कि आप इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जिसे कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान जी में जी इन फेस्टिवल्स को मुनक्किद बड़े जमानों से किया जा रहा है, और आप इस पे जी एज ए जज कई जगह बुलाए गए हैं। ये वो फेस्टिवल हैं जी जो पुराने जमाने में हमारे तालकटोरा स्टेडियम में होते थे, जहाँ से जगजीत सिंह जी जी, जी हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, अमजद खान, देवू चौधरी और जावेद अख्तर, ये जी तमाम बड़े बड़ी शख्सियत पैदा हुई। और उसके बाद कपिल जी शर्मा और सुगंधा मिश्रा और सुरेश, ये जो विवेक ओबेरॉय और विवेक ओबराय, हाँ। है ना, और ये तमाम, आशुतोष राणा जी, सुगंधा मिश्रा जी, भारती, जी तमाम पैदा हुए। इनकी जजमेंट में भी आप बैठे हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं बैठा हूँ। आपको खूब याद आता होगा कि अब तो खैर वो भी बंद हो गए, लेकिन आप करीबन 30 साल इन फेस्टिवल्स में एज ए जज जाते रहे, तो कोई यादगार बताइएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम लोग तकरीबन कम से कम 22 साल से तो इससे जुड़े ही में रहे, यूथ फेस्टिवल से। हाँ 98 से हम लोग इसमें रहे हैं, तो 22-23 साल हो गए। जी और 22-23 साल के अंदर हमने कैसे कैसे लोगों को उसमें जी सुना भी है, जी जी और कितने लोगों को देखा है, बड़े जिनका नाम आपने बताया है, जी। इतने बड़े बड़े लोग हम्म उसमें म्यूजिक से भी जुड़े हुए और बड़ी हम्म फिल्म से भी जुड़े हुए लोग हम्म वहां पे सबसे मुलाकात।
तो वो तो अपने अंदर एक बहुत बहुत बड़ा एक अद्भुत काम था, और बहुत याद आता है वो वक्त और वो समय। हम इतने शौक से उसके अंदर जाया करते थे, और यही सोच के कि यार ये इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट को सुनने को भी मिलेगा कम से कम, कि इतने अच्छे लोग आते हैं इसमें यूथ फेस्टिवल में, और कितने लोगों से मुलाकात होती है, हजारों लोगों से मिलना जुलना और सुनना उनको। और उस फेस्टिवल में मेरा ये एक तजर्बा रहा है कि नाम को तो यूथ फेस्टिवल होता था वो, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट को मैंने सुना है कि जो मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी उतने अच्छे हर कोई आदमी नहीं गा सकता, नहीं ठीक गा है, बजा सकता था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नहीं ठीक सुना। कह रहे हैं आप। तो उसका एक बड़ा मुझे हम लोगों को रहता था कि यार कब आई यूथ फेस्टिवल और कब हम जाएं उसके अंदर। तो मैं तकरीबन 22 साल से तो जी आना जी जाना रहा ही है, और मतलब इतना वो मुझे वो मिस करता हूँ उस चीज को मैं, कि इतना याद आता है वो जमाना, और फिर इतना एंजॉय किया हमने उसको, इतना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था उसके जी जी अंदर जी जी। जाना। अच्छा, बोलते आईने के जी इस जी अंक के अंदर अब हमारी तरफ से तो सारे सवालों का सिलसिला अब खत्म हो गया। उस्ताद सईद खान साहब, अब जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे या कुछ बात करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे हमारे बोलते आईने के आज नाजरीन को? उसके बाद हम ये प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत चाहेंगे, प्लीज। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है बोलता है ना, ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। इसका टाइटल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम भी बहुत अच्छा लगा, बोलता है ना, कि जो अंदर का एक साफ सुथरापन है वो आदमी देख जी को जी नजर आ रहा जी जी जी। है ना, बोलता, और वो बोल रहा है। तो उसमें ये बड़े, इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा गया, और ये बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं कि जिन लोगों को आज नहीं पता है उनको भी ये सारी चीजों का मालूम हो जाए कि आर्टिस्ट की जिंदगी में किस किस मुकाम से गुजरना पड़ा है, और किस किस तरीके से आर्टिस्ट बनता है, और क्या क्या उसके अंदर ये दिक्कतें आती हैं। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। जी मैं जी जी इसका जी बहुत जी। बहुत थैंक बड़ा यू। शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू वेरी खुदा वेरी आपको मच उस्ताद इस सईद काम खान को साहब। बहुत आपने बड़ा वक्त करने का। निकाला हमारे बोलते आईने के इस दर्शकों के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए। बहुत दिलचस्प रहा, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंसेस रहीं, बातें रहीं। और अपने नाजरीन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार बोलना चाहूँगा, और फिर से एक मुलाकात होगी हमारे तमाम दर्शकों के साथ बोलते आईने की अगली कड़ी जी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते आईने, बोलते